क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस या आप सिविक्स कह सकते हैं, उसका जो चैप्टर्स है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पुराने बुक में चैप्टर 4 दिया होगा, नए बुक में चैप्टर 3 है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें जो चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब क्या कि क्यों इलेक्शंस होता है, वाई डू वी नीड द इलेक्शन, और पॉलिटिक्स उसमें पॉलिटिकल पार्टी क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप बुक में देख रहे होंगे, शुरुआत में ही बुक में अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पर देख रहे हैं कि वाइड इलेक्शंस, क्यों इलेक्शंस है, और उसका एक जो पेपर्स है उसमें न्यूज़पेपर होगा, उसका एक कटिंग दिया होगा असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। और जो असेंबली इलेक्शन हो रहा है वो जो चुनाव हो रहा है 1987 में, तो 87 जो था तो वहाँ 82 में इससे पहले चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, और वहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती थी। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी में थे तो वहाँ पर जो चौधरी देवीलाल थे, जो कि एक पार्टी बनाए थे लोकदल, और उन्होंने 1987 का चुनाव में, अगर आप न्यूज़ कटिंग देखेंगे तो शुरुआत है जो तो 87 का चुनाव में जो बहुत सारी भीड़ है, रात को 12 बज चुका है और तब भी भीड़ वेट कर रहा है, और कहीं से कोई गाड़ी गुजरता है तो लोग ज़ोर से, मैंने उन लोगों का उत्सुकता हो जाता है कि देवी जो चौधरी देवीलाल है वो आ रहे हैं। तो वहाँ पर क्यों उनको इतना होप है और क्यों चौधरी देवीलाल का उतना रात को 12 बजे तक वेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो घटना है, ये चुनाव हो रहा है 1987 का हरियाणा में, और वहाँ पर जो टर्म होता है इंडिया का, जो इलेक्शन का टर्म है वो 5 साल का है। तो उसको आगे से बताएंगे कि क्यों 5 साल का होता है, क्यों कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कैसे चुनाव होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का क्यों चुनाव होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब इलेक्शंस होता है तो वहाँ पर जो चौधरी देवीलाल जो अपोजिशन पार्टी है, तो वो मतलब कि चुनाव की तैयारी करता है। जो चुनाव होता है 1987 में, तो वो अपना जो उसका जो लोक दल और बहुत सारी जो छोटी मोटी पार्टी थी उन लोगों को मिलाकर एक अलायंस बनाता है। अलायंस जैसे यहाँ पर अभी इंडिया में जैसे 2 अलायंस अभी चल रहा है, एक होता है एनडीए अलायंस, जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी अलायंस जिसमें बीजेपी लीड कर रही है। सेकंड जो है यूपीए, सेकंड जो अलायंस है यूपीए, ये जो यहाँ पर है प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और इसका लीड कर रही है कांग्रेस। तो जनरली बहुत सारी पार्टियां, लेकिन जो अलायंस है जो सहयोग करके चल रही है तो 2 ही चल रहे हैं, एनडीए और यूपीए। और कभी कभी जब इलेक्शन जैसे अभी बिहार में होने वाला है तो एक बात हो रही है थर्ड फ्रंट की। तो थर्ड फ्रंट है जो ये मतलब कि तीसरा मोर्चा, जैसे अगर बिहार का चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल है जो कि यूपीए में है, मैंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस में है, और जो जेडीयू है वो बीजेपी अलायंस में है, मैंने एनडीए में है। तो इस तरह से जब चुनाव होता है तो वैसे ही मैंने कि जो चौधरी देवीलाल हरियाणा में वो न्याय यात्रा स्टार्ट करता है, और वो अपने अलायंस के साथ, जब वहाँ पर 90 सीट है, जो एमएलए का मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली, 2 तरह का असेंबली होता है, एक विधानसभा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है जो विधान परिषद होता है। तो हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता नहीं है, जैसे ये राज्यसभा जैसे होता है, ये लोकसभा जैसे होता है। तो इसको बाद में आगे चर्चा करेंगे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो 90 सीट है, तो उसमें से 72 जो सीट है वो मतलब कि जो चौधरी देवीलाल की पार्टी थी लोकदल और उसका जो अलायंस है, सॉरी 72 नहीं 76 सीट है, वो जीत जाती है। और यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट मिलती है, और इसमें से भी जो चौधरी देवीलाल की अपनी पार्टी है उसको 60 सीट मिलती है। तो यहाँ पर 60 सीट मिलती है, तो 90 सीट में अगर जैसे किसी को सरकार बनाना है तो उसको 50% से आधा में एक ज़्यादा, तो 90 सीट है तो उसका एक ज़्यादा यानी 46 सीट चाहिए था लोकदल को या उसके अलायंस को। तो अब लेकिन अब उस पर होता है बहुत सारा, जब कानून बनता है, बहुत सारा बिल बनता है, तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो 2/3 मेजोरिटी कितना हो गया, तो 3 का 90 सीट अगर इसको ये करिएगा तो 30, तो 30 इंटू 2 60, यानी जो 60 सीट है खुद लोकदल का आ गया। यानी लोकदल जो अपने बने बलबूते पर वो कोई भी निर्णय ले सकता था। जैसे अगर अभी जो चुनाव वाला 2019 का, तो यहाँ पर जो बीजेपी है वो खुद अकेले 300 प्लस सीट जीते, यानी 306। जब 545 में से 2/3 कोई कानून बनाना है तो खुद बीजेपी को जरूरत है 2/3 का। तो 2/3 से अगर देखेंगे तो माने कि जो 60% है, तो लगभग जो वो माने कि 275 सीट होता है तो 80, तो लगभग खुद बीजेपी अपने ले आई है। तो इसी चलते आप देखेंगे जब बीजेपी, जब बिहार भारतीय जनता पार्टी और सरकार बनी, तो वो 2 कानून जैसे 370 आर्टिकल उसको हटा दी पास करके, उसके पास बहुमत है लोकसभा में। फिर उसके बाद जाके देखें कि जो मैंने ट्रिपल तलाक था उसको बिल पास करा लिया। तो ये आसानी से जो कानून बन जाता है जब 2/3 मेजोरिटी होता है। तो वही हरियाणा का लोकदल था, तो उन्होंने बहुत सा प्रलोभन किया था। तो उसने सबसे पहले आने के साथ जो लोन का मामला था, जो छोटे फार्मर हैं या बड़े फार्मर हैं, तो उसका लोन को वीप कर दिया था, माफ़ कर दिया था। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर जब अगला जो 91 जो लास्ट दिसंबर में चुनाव होता है,
तो उसमें देवीलाल की पार्टी हार जाती है और वहाँ पर कांग्रेस आ जाता है। तो यानी देख रहे हैं कि 2 बार इलेक्शन का सीन है, एक 1987 का, फिर अगला 1991 का। तो एक बार जो है वो जीतता है लेकिन वो अच्छा काम नहीं करता है, तो वो मतलब कि फिर से हार जाती है और फिर से कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। तो यहीं पर इसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। यहीं पर जो चैप्टर का नाम है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, की इलेक्शन से जो पॉलिटिक्स होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि की पॉइंट्स टू रिमेंबर कि इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में है, इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपुल टू गवर्न डायरेक्टली इन द प्रेजेंट ग्लोबल सीनेरियो। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक पहला सीन आता है क्या, अगर इलेक्शन नहीं होगा, कोई अगर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रहेगा, कोई अगर एमएलए नहीं रहेगा, तो हर आदमी को जो लोकसभा में है, जो पार्लियामेंट में जाके बैठना होगा, तो वहाँ पर तो उतना ज़्यादा सीट नहीं है, हर आदमी को पास समय भी नहीं होगा कि सब प्रेजेंट रहे और उतना बड़ा जगह भी नहीं होगा। तो इसीलिए लिखा गया कि इन डेमोक्रेसी में इट इज़ नाइदर पॉसिबल और नॉर नेसेसरी फॉर ऑल पीपल टू गवर्न डायरेक्टली इन द प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी एक तरीका होता है डेमोक्रेसी का इन आवर टाइम्स फॉर इट्स द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुना जाए। अगर स्टेट का इलेक्शन होता है तो एमएलए हो, अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या फिर जो पंचायत का या नगर निगम होता है तो पंचायत में प्रधान और नगर निगम में काउंसिलर। तो अब हमारे कंट्री में जो इलेक्शन होता है हर 5 साल में होता है, चाहे लोकसभा का हो या फिर मतलब कि विधानसभा जो स्टेट असेंबली हो या पंचायत हो या म्यूनसिपलिटी की हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ, जैसे चाइना में तो 6 ईयर के लिए इलेक्शन होता है, या फिर आप रसिया में देखें तो 6 ईयर के लिए इलेक्शन होता है। लेकिन बहुत सारे देश हैं कि वहाँ पर जो होता है 4 ईयर के लिए होता है, जैसे यूएसए हो गया, फिर जाके आपको ये क्या कहते हैं आयरलैंड हो गया। ये सब में सिर्फ 4 साल में ही सरकार बदल जाती है, सरकार इलेक्शन होता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 एवरी ईयर्स फॉर लोकसभा एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, विधानसभा। अब है कि वाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन क्यों जरूरी है। तो इलेक्शन इसलिए जरूरी होता है कि वी कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम, कि कौन कानून बनाएगा उसके लिए। जैसे अभी बीजेपी आपको 2 टॉपिक बताया, या फिर राम जन्मभूमि का मुद्दा आया जैसे सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन बाद में देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है रंजन गोगोई, वो खुद राज्यसभा में पहुंच गए, यानी कहीं ना कहीं से जो सरकार का इन्फ्लुएंस था उसमें, तो इसलिए ज़रूरी है। फिर दूसरा कि वी कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, कि हम चूज कर सकते हैं कौन सरकार बनाएगा और कौन डिसीजन ले पाएगा। वी कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एलॉन्ग, कि कौन सा पार्टी जो है इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो व्हाट मेक्स द इलेक्शन डेमोक्रेटिव, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो इलेक्शन होता है तो कैसे लोकतांत्रिक हो जाता है। तो पहले एक चीज़ है कि 1 पर्सन 1 वोट, कि यहाँ पर इंडिया में एक व्यक्ति का 1 वोट का वैल्यू है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि चुनाव जो होता है स्वच्छ होता है, मुफ्त होता है और साफ सुथरा होता है। और चूज द चॉइस द वोटर, वोटर का चॉइस रहता है किसको चुने। एंड इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड इन द रेगुलर इंटरवल, कि हर 5 साल में इंडिया में चुनाव होता है। तो इसके बाद जो आगे है कि डिमेरिट ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, इसको पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।